हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके चलूँगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। लखनऊ में मेरे चौथे दिन की शुरुआत होती है लखनऊ का प्रसिद्ध बन मस्का और चाय खाकर। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ जू को देखने के लिए। मेट्रो मेट्रो गया। वर्जिश चल रही है। अगर आपने मेरी लखनऊ टूर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं लखनऊ की कुछ खास जगहों पर गया था। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है और मैं बाकी के बचे हुए दिनों में लखनऊ में जहाँ जहाँ गया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस समय मैं आ पहुंचा था नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में, जिससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन कहा जाता था। ये लखनऊ में 70 एकड़ यानी कि करीब 30 हेक्टेयर की जगह में बना हुआ एक काफ़ी प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। इस विशाल जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा की स्मृति में की गई थी। लखनऊ में चिड़ियाघर स्थापित करने का विचार सर हार्टकोट बटलर का था और आज लखनऊ चिड़ियाघर लखनऊ की एक खास पहचान है। इस जू में आपको देखने को मिलेंगे 100 से भी ज़्यादा प्रजातियों वाले 1000 अलग अलग जानवर। मैटर हो गया कोई मैटर। इस जू को देखने के लिए 11 से 12 लाख विजिटर्स हर साल यहाँ आते हैं। इसके अलावा इस जू की एक खासियत और है और वो है यहाँ की टॉय ट्रेन विच रन्स अक्रॉस द जू। जू में एंट्री करने के लिए आपको 100 रुपीज़ भी देने होते हैं। जू को पूरा अच्छी तरीके से देखने के लिए आपको कम से कम लगेंगे 2 से 3 घंटे, क्योंकि ये जू काफ़ी बड़ा था। इस जू में अलग अलग एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के लिए एक पूरा डिफरेंट सेक्शन है, वाटर एनिमल्स के लिए एक अलग सेक्शन है, कुछ ज़्यादा खूंखार जानवरों के लिए अलग से बाड़े बने हुए हैं। ओवरऑल आपको जू में जाकर काफ़ी अच्छा लगेगा। जू के कैंपस से निकलकर हम पहुंच जाते हैं लखनऊ स्टेट म्यूज़ियम, जो कि बिल्कुल पास में ही था। और म्यूज़ियम के बाहर रखा हुआ था ये एरोप्लेन जिसका नाम था राजहंस। इस एरोप्लेन को इंडियन वीवीआईपी पॉलिटिशियंस के लिए सोवियत यूनियन ने इंडिया को गिफ्ट दिया था इन 1966। इसके बाद हमने लखनऊ स्टेट म्यूज़ियम का भ्रमण किया और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत थी यहाँ पर रखी हुई इजिप्शियन मम्मी। आज है हमारा डे 4। वर्कशॉप का डे 4 कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ सिकंदर बाग में। इसका निर्माण अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। उन्होंने इसका निर्माण अपनी प्रिय बेगम सिकंदर महल के नाम पर किया था। ऊंची दीवारों से बनाए ढांचा 137 वर्ग मीटर की 4 दीवारी से घिरा हुआ था, जिसके अंदर एक गर्मियों में रहने के लिए भवन तथा बाग था। इसका प्रवेश द्वार काफी खूबसूरत था, जो कि उभारी गई फूल की पत्तियों से अलंकृत है। भवन के सबसे महत्वपूर्ण अंश इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर पर पगोड़ा शैली में निर्मित आयताकार गुंबद थे। इसमें मिले हुए 2 वृत्ताकार गुंबद हैं तथा मछलियों के जोड़े राज चिन्ह के रूप में बने हुए थे। इस जगह को और महत्वपूर्ण बनाता है यहाँ पर 1857 की हुई लड़ाई का इतिहास, जिसमें वीरांगना उदा देवी पासी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ दिलकुशा कोठी। लखनऊ के एकदम शांत इलाके में बनी हुई दिलकुशा कोठी आज खंडहर बन चुकी है। हालांकि विशाल उद्यान अभी भी मौजूद है, पर आज स्मारक के रूप में केवल कुछ मीनारें और बाहरी दीवार ही बची हुई है। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब सादत अली खान के शासनकाल में परंपरागत इंग्लिश बरोक शैली में लखौरी ईंटों से किया गया था तथा इस पर चूने के मसाले से प्लस्तर तथा अलंकरण किया गया। इसको नवाब के मित्र और ब्रिटिश रेजिडेंट गोर ऑजली ने तैयार करवाया था और ये भवन नवाबों के लिए शिकारगाह के साथ गर्मियों के लिए आरामगाह भी था। इस कोठी के कोने मीनारों से सुसज्जित थे
जिनमें घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थीं। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए एक भव्य सीढ़ी निर्मित थी। कालांतर में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अपनी रुचि के अनुसार इस महल में परिवर्तन किए। इसके उत्तरी पूर्व दिशा में एक अन्य भव्य कोठी के अवशेष मौजूद हैं और इस कोठी की सबसे खास बात है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसकी प्रमुख भूमिका। ब्रिटिश फौजों ने इस कोठी पर कब्जा कर इसे मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक ने बीमार होने के बाद अपनी अंतिम सांसें यहीं ली थी। कालांतर में इस भवन का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ और ASI ने 1920 में इसको अपने अंडर लेकर संरक्षित करना शुरू किया। अगर आपको भी ऐतिहासिक इमारतों के बीच शांति में अपना समय बिताना पसंद है तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। चलिए अब इसी के साथ लखनऊ में आने वाला था मेरा आखिरी दिन। इस दिन हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी था वर्कशॉप का और काफ़ी खास गेस्ट भी आए थे। उसमें कहीं रिकॉर्ड नहीं, तो अब वो संयोग से ही मैं कहूँगा जो हमारा म्यूजियम है, म्यूजियम लखनऊ का स्टेट। आज हमारी वर्कशॉप का डे 5 था और वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है। हमको सर्टिफिकेट्स भी मिल गए। चलिए आप सभी को वापस से लेकर चलता हूँ लखनऊ के टूर पर। मुझे वर्कशॉप काफ़ी पसंद आई थी। 5 दिनों तक चलने वाली इस वर्कशॉप में हमको अभिलेख, पांडुलिपियाँ, अभिलेखागार और इन सब से जुड़ी बारीकियों को जानने का मौका मिला। इसी के साथ इतिहासकारों और बाकी शोधार्थियों के शोध का अनुभव भी जानने को मिला। चलिए मैं अब आप सभी को लेकर चलता हूँ लखनऊ की एक और प्रसिद्ध जगह रेजिडेंसी। रेजिडेंसी का इतिहास सन 1774 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दौला द्वारा अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाने की स्वीकृति से प्रारंभ होता है। लखनऊ में रेजिडेंसी की स्थापना 1775 में अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद हुई। नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट और उसके कर्मचारियों के लिए रेजिडेंसी का निर्माण 1775 में प्रारंभ करवाया, जिसके बाद में नवाब सादत अली खान द्वारा 1800 ईस्वी तक इसका कार्य पूरा हुआ। कालांतर में अवध के चीफ कमिश्नर द्वारा भी इसे प्रयोग में लाया गया। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार यहाँ अन्य भवनों का निर्माण भी किया गया। ये पूरा परिसर 33 एकड़ से भी अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विशेष हमको 1857 की लड़ाई की याद दिलाते हैं, जिसका प्रभाव आज भी रेजिडेंसी के भवनों पर देखा जा सकता है। इन इमारतों को संघर्ष के दौरान हुई भीषण गोलीबारी से भारी क्षति उठानी पड़ी थी तथा इसमें से कुछ तो खंडर में ही तब्दील हो गई थी। वर्तमान में रेजिडेंसी और 57 के प्रथम संग्राम से संबंधित कहानियां ये सब बयां करते हैं। 57 की घेराबंदी के दौरान इन भवनों को यहाँ रहने वालों और मोर्चों को उनके कमांडरों के नाम से जाना जाता है, जैसे गब्बिन गैरा सिंह, सागो हाउस, डॉक्टर फेरर्स हाउस, ब्रिगेड मैस, कानपुर बैटरी, 6 स्क्वायर, एंडरसन पोस्ट एक्सेट्रा। इसी परिसर में एक म्यूजियम भी आपको मिलता है जिसका नाम 1857 स्मृति संग्रहालय है। इसके अलावा जो शुरुआत में भवन देखा उसे कोषागार भवन कहा जाता है, जो कि राजपूत तथा अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों से सुसज्जित 2 मंजिला भवन था। 1851 में उसे बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन में इस भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया था। 57 के संग्राम के समय उस भवन के मध्य में कारतूस बनाने के कारखाने भी लगाए गए। इसके साथ भवन को 57 के स्वतंत्रता संग्राम में भीषण क्षति का सामना करना पड़ा था। अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसका नाम है दावत खाना। ये पूरे कॉम्प्लेक्स की सबसे सुंदर बिल्डिंग्स में से एक है। इसमें नवाब के सम्मान में खास दावतों का आयोजन किया जाता था। और ये था वो म्यूजियम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 1857 मेमोरियल म्यूजियम एट रेजिडेंसी। इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान, जिसको 1810 में गॉथिक शैली में बनाया गया था। इस चर्च का उपयोग घेराबंदी के समय अन्नागार के रूप में भी हुआ था।
चलिए अब मैं इस परिसर की आपको एक और खास कोठी दिखाने के लिए ले जाता हूँ, जिसको बेगम कोठी कहा जाता है। इसका मूल रूप से निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। कालांतर में इसको कई लोगों को बेच दिया गया। नवाब नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी यूरोपीय पत्नी आलिया, या जिन्हें विलायती बेगम भी कहा जाता था, वो अपनी सौतेली बहन और अपनी सौतेली माँ के साथ इस कोठी में रहने लगी। उन्होंने ही इस कोठी के समीप एक इमामबाड़ा तथा एक मस्जिद का निर्माण भी कराया। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से अलग हटकर ये भवन अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित एकमात्र भवन था। रेजिडेंसी से कुछ दूरी पर ही बनी हुई थी एक कोठी दर्शन विलास, जिसको 1832 में बनाया गया था। इसको नवाब नसीरुद्दीन ने अपनी प्रियतमा कुदसिया महल के लिए बनवाया था, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्चर से प्रभावित थी। चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ बेगम हजरत महल पार्क में। इस पार्क में एक मेमोरियल है जिसको विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है। इस मेमोरियल को क्वीन विक्टोरिया, जिनकी मृत्यु 1901 में हुई थी, उनकी याद में 1908 तक बनाया गया था। इसका निर्माण लखनऊ में रहने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स और एलिट्स ने करवाया था। 1957 में, यानी कि 1857 के 100 साल बाद इस जगह पर विक्टोरिया का स्टैचू हटाकर बेगम हजरत महल का स्टैचू लगाया गया और इस पार्क को भी बेगम हजरत महल पार्क के नाम से जाने जाने लगा। इस पार्क के बाद मैं पहुंच जाता हूं लखनऊ के एक और प्रसिद्ध मंदिर, जिसको कहा जाता है हनुमान धाम। हनुमान धाम गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक 400 साल पुराना मंदिर है, जो कि बजरंगबली को समर्पित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं कुछ शॉपिंग करने के लिए और कुछ डिशेस ट्राई करने के लिए लखनऊ के दिल में, यानी कि अमीनाबाद मार्केट में। और यहाँ पर मेरा सबसे पहला पड़ाव होता है नेतराम, जिनके बारे में मैंने सोशल मीडिया पर सुना था। इनका खाना काफ़ी स्वादिष्ट था। उसके बाद मैंने ट्राई की सिराज की मशहूर कश्मीरी चाय, जो वाकई में काफ़ी अच्छी थी। चाय के बाद इन्होंने मुझे अपनी रबड़ी भी रिकमेंड की। ये दोनों चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने लखनऊ से कुछ शॉपिंग की। लखनऊ की फेमस चिकनकारी वाले कुर्ते खरीदने के बाद मैं निकल जाता हूँ एक और फूड जॉइंट ट्राई करने के लिए। इस जगह के बारे में भी मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला था और ट्राई करना तो बनता था, क्योंकि ये था लखनऊ में मेरा आखिरी दिन। इसका नाम था एग्जर क्लब और ये था वहाँ का फेमस चीज़ मशरूम बर्गर। और इसी के बाद लखनऊ की खूबसूरती, लखनऊ की शांति और लखनऊ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद अपनी ज़ुबान और अपनी आँखों में समेट कर मैं निकल जाता हूँ लखनऊ से अपने अगले पड़ाव के लिए। बाय भैया, बाय बाय। हम दोनों की ट्रेन टाइमिंग्स अलग थी और मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना था कलकत्ता। अब मैं आप सभी से मिलूँगा अपने कलकत्ता के व्लॉग्स में। तब तक प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।